हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो जल्दी आएगा, सो देयर आई एम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एवरी ईयर इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। काफी सारे से मेरा मतलब है कि 15 में से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। So without any further ado, let's get started. My name is Mudassar and you're watching Key Classes. Alright guys, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा यार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इस तरह से हम इसको करते थे। अगर आपको ये 1s2, 2s2, 3s2, 3p और ये सब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनकेस अगर आप ये भूल गए हो तो हमें आपको पहले स्टार्ट करवाना पड़ेगा अफबाउ प्रिंसिपल से। अब अफबाउ प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। सिंपल सा मैं बस एक कॉर्नर में आपको समझा दे रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। किसी का नाम नहीं है बट इसका नाम लिटरल मतलब है, जर्मन वर्ड है गेस। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में या फिर एक आयंस में किस तरह से फिल होते हैं वो हमें पता चलता है अफबाउ प्रिंसिपल से। अब अफबाउ प्रिंसिपल आपने देखा होगा जिगजैग जैसी लाइंस की जैसा बना रहता है, तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना देंगे और फिर आगे का काम आपके लिए इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अफबाउ प्रिंसिपल का ऐसे वो डायग्राम बनाने के लिए क्या है कि 1 2 3 आना इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू गाइस ऑलरेडी नो नंबरिंग तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। व्हाट यू have to do just write random numbers। रैंडम नहीं, एक सीरीज में नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं एंड 3 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2। तो फिर 2 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 2 3 4 5 6, फिर से 2 छोड़ के मतलब 4 पे आएंगे और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो फिर से 3 4 5, फिर से 2 छोड़ेंगे तो 5 पे आएंगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। ओके, इतना ही हम टेबल करवा रहे हैं और ज़्यादा हम आगे तक नहीं जाएंगे। अभी क्या करना है, ऑल वी हैव टू डू इज दैट कि जो भी ये सब है इसके आगे हमें अपने सब शेल्स लगाने हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आई होप आपने देखा होगा। वन मोर थिंग, अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हो तो यू शुड नो अबाउट द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर इसमें हमने सब शेल्स ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लो, लिंक इधर आ रहा होगा आई बटन में। ठीक है गाइस, सो नाउ व्हाट विल डू इज दैट यहाँ पे हम अपना एस सब शेल लगा देंगे सब जगह। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ओके, देन इसके आगे p लगा देंगे तो 2p 3p 4p 5p 6p। ओके, देन इसके आगे हम क्या लगा देंगे, d लगा देंगे तो 3d 4d 5d। इसके आगे f लगा देंगे 4f। तो हम उससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। अब क्या करना है, इसको सबको एक तरह से बस एक सर्कल में ऐसे बंद कर दो। नहीं बंद करोगे तो भी चलेगा, सर्कल में बंद कर देंगे सबको। सो आफ्टर एनसर्कलिंग एवरीथिंग, ओके, सो अभी क्या करना है, सो दिस विल गिव यू द ऑर्डर इन विच द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन एन एटम और आयन। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे लिए वो आएगा 1s में। ओके, और एक और नए मार्कर यूज करते हैं। मैं इतने सारे मार्कर ले आया हूँ और ये ढंग से चल नहीं रहे, तो आज की वीडियो में सब यूज कर लेंगे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 1s में। देन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से फिल करना है। कैसे, ऐसे जो हम s बनाते हैं ना, लाइक इन द सेम शेप। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2s में आएगा। फिर 2s के बाद फिर से सेम शेप 2p में आएगा। 2p के बाद में क्या आएगा, 3s में आएगा। 3s के बाद में अगेन फिर से s शेप। सो 3s के बाद 3p में आएगा। 3p के बाद में किसमें आएगा, 4s। एंड 4s के बाद इंटरेस्टिंगली किसमें आ जाएगा, 3d में। फिर 3d के बाद में 4p में, 4p के बाद में 5s एंड 5s के बाद फिर से 4d। ओके, देन 5p, then 6s, then 6s के बाद अगेन 7f 5d 6p ये, और फिर आगे मतलब जैसे भी रहेगा ऐसे चलते चला जाएगा। तो अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी कभी होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर किस में आएगा, 2p में आएगा, फिर 3s आएगा। 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद में 4p, फिर 5s, और यहाँ तक आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एट मैक्स आप लोगों को क्या करना है, यू गाइस शुड रिमेंबर एटलीस्ट एटॉमिक
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू 20 या फिर 25 मैक्स है, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग की जो 20 या फिर 25 एलिमेंट्स है, उनका अगर आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप उनकी याद कर लेते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा और भी बहुत सारे दुनिया भर के एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, गोल्ड का आएगा और ये सब का आएगा, वहां तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इधर 20 इज मस्ट कि अप टू 20 एटम्स आपको, अप टू 20 एलिमेंट्स, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना ही चाहिए, या फिर 25 तक कर लो, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हियर नाउ देयर आर लाइक सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अरे वाह 3p के बाद में 4s आया और 4s का 3d आया, तो ऐसे कैसे हो गया? मतलब ये देखो 1 2 3 4 क्या है, दिस इज n, जो कि मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यार, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद फोर्थ शेल में चला गया, और फोर्थ शेल के बाद फिर से थर्ड में आ रहा है, राइट? तो इधर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यार, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन आया और फोर्थ शेल के बाद फिर से थर्ड में कर रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो रहे हैं वो हो रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ये समझ लो, बाकी सब इट्स लाइक सिंपल है सब बहुत। सो लेट्स से इधर ही जगह खाली है तो इसी को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को हम पूरा भर देते हैं। ओके, इसके बाहर एक ये शेल है, कौन सी है ये? n=1। इसके बाहर एक और है, ये कौन सी है? n=2। इसके बाहर एक और है एंड दिस इज n=3। ओके, अगर अब मैं एनर्जी की बात करूं तो जो शेल सबसे अंदर है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब देखो इस बात को समझो, क्योंकि इस बात को मतलब ऐसे विजुअलाइज करना या प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसे है? नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज अट्रैक्शन। तो अभी क्या होगा कि अगर हम देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो अभी क्या दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? बराबर होता है। एंड अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, आपने उसको जबरदस्ती खींच के दूर रख रखा है। ठीक है, ये ज्यादा पास में है तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट अगर हम सेपरेशन की बात करें कि कितनी एनर्जी लग रही है इनको यहाँ पे रखने के लिए, तो जो हमारे पास में ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी, क्योंकि आपने न्यूक्लियस को इतना दूर रख रखा है। सिमिलरली जो n=3 है उसमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं एनर्जी ऑफ n=1 या फिर मैं इसको k बोल दूं, तो एनर्जी ऑफ k कम होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ l। मतलब ये k है, ये l है, ये m है। तो जो k है मतलब ये अंदर वाली शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाहर वाली की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, उसके बाहर वाली की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, और ये सारी की सारी एनर्जीज निगेटिव में होती है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो सबसे बाहर शेल है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा बाहर है, उसकी एनर्जी 0 होती है। तो मतलब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आओगे एनर्जी माइनस में आती जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव में सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी नेगेटिव में उससे कम। तो अगर नेगेटिव में कम मतलब ज्यादा, तो ये थोड़ा सा फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली आपको ये समझना है कि जो शेल सबसे अंदर होगी उसकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अबव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी अंदर होगी, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आएगा? 1 शेल में आएगा। अब 1 में आपको पता है कि क्या है, एक सिंगल सब शेल है s, तो और एक सिंगल सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है s में, और उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं फर्स्ट शेल में, देन इट विल मूव टू सेकंड शेल। अब सेकंड शेल में आपके पास में s सब शेल है और p सब शेल है। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हो गए, s में 1 ऑर्बिटल हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो उसमें भी वो सबसे पहले किसमें प्रेफरेंस देगा? s को और फिर p को। तो इस तरह से ये कहानी चल रही है। नाउ यू मे आस्क कि ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि यार ये क्या हुआ कि देखो फोर्थ शेल में गया और फोर्थ शेल से वापस थर्ड शेल में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी के लिए एक रूल लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं n+l रूल। सो ये n+l रूल क्या करता है? डिटरमाइंस द एनर्जी। अब जैसे कि 4s की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो 4s की एनर्जी मतलब n क्या है? 4s में 4 है, और l क्या है? s का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और s की का वैल्यू क्या दी जाती है? 0। तो यहाँ पे टोटल क्या आया? n+l का वैल्यू आया 4। अगर हम यही बात 3D में कंपेयर करें
तो 3D में देखो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इज 3 और l की वैल्यू इज d के लिए कितना होता है 2। फिर से भाई क्वांटम नंबर से ये सारी वैल्यूज ली हुई है हमने और टोटल कितना होगा 5। तो यू कैन सी दैट 5 इज मोर देन 4, तो दैट इज वाई पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और फिर 3D में आएगा। क्यों? क्योंकि 3D की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4s। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ यू मे अगेन आस्क कि 3D और 4p में यार दोनों की एनर्जी तो बराबर आएगी। जैसे कि हम 4p को ले लेते हैं, तो 4p के अगर हम लगाएंगे तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा और p की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब जो l है p के लिए वो 1 होता है। तो ये भी टोटल क्या हुआ 5 आया। तो 3D है और 4p है, इन दोनों की एनर्जी तो बराबर आ गई। ठीक है, इवन 5s में भी एनर्जी क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी। अगर हम 5s की बात करें तो 5 + 0 तो ये भी 5। तो अगर हम देखेंगे पूरे रो में सबकी एनर्जी बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले 3D में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर 4p में आ रहा है, फिर 5s में आ रहा है। तो जब भी कभी n + l से एनर्जी बराबर आती है देन हम लोग n को कंसिडर करते हैं, जो स्मॉलर n होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन देते हैं। So that is why here first electron will be filled in 3D and then in 4p and then in 5s, because the energy of all these 3 subshells are equal, but here we will give preference, we will start with lower number of n। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया कि 3D 4s और 4p में तीनों में एनर्जी बराबर आ रही है, बट हम यहाँ पे n को देखेंगे, तो जिसका n कम होगा उसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा। तो दिस वाज द ओनली थिंग व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। बाकी तो आई थिंक तुम लोगों को पहले से ये सब तो पता होगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एटम, आयन, कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो एक दो को हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस 1 और 2 मोर क्वेश्चंस, और फिर आगे क्या करना है वो भी बताएंगे। सो लेट्स से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हीलियम की। तो हीलियम को पता है आपको इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे 1s2 में आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, खत्म हो गया। ठीक है, हीलियम के बाद में कर लेते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए और 2p1, 1s2 2s2 और फिर 2p1। तो ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इससे कन्फ्यूगेशन खत्म हो गया। नाइट्रोजन का कर लेते हैं। नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर होता है 7, सो 1s2 2s2 2p3। देखो काउंट कर लो, 2 2 4 एंड 3 7। ठीक है, तो दिस इज नाइट्रोजन। यार मैं ग्रीन से लिखे जा रहा हूँ, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो क्योंकि मुझे कैमरा की स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। चलो अगला वाला मैं इससे लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, सो दैट विल बी नाउ 1s2 2s2 2p4। क्योंकि जो p है हमारा वो कितने, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन वो हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर रहे हैं कन्फ्यूगरेशन। अब यार इधर 2 एक्सेप्शन है यार, देखो कॉपर और क्रोमियम का। क्रोमियम क्या क्या होता है एटॉमिक नंबर 24 होता है और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो मैं कॉपर और क्रोमियम आपको और बता देता हूँ और फिर उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तो क्रोमियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर है 24। तो आप लिखना स्टार्ट करोगे यार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये आप लगाओगे। देखो ऐड कर लो, 6 and 4 10 और 2 12 और 12 और 6 कितना 18 18 और 2 20 और 4 24। तो आप कुछ इस तरह से करने की कोशिश करोगे अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बट ये गलत होगा। इधर क्या होता है यार कि डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो इंस्टेड ऑफ 3d4 ये हो जाएगा 3d5, ओके, और 4 में 1 ही रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। सेम हम बात करते हैं इसकी कॉपर की। कॉपर इज 29, तो सब कुछ यहाँ पे सेम चलता रहता है। यहाँ पे हो जाता है आपका 4s1 एंड 3d10, क्योंकि ये फुल फिल्ड हो जाता है। अदरवाइज वैसे होना क्या चाहिए था 4s2 3d9। तो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस है, इसके बाद में और भी हैं बट हमें नहीं जानना है। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बाकी के अप टू 20 खुद करके देखना सारे, मैंने ये कुछ लिख दिए हैं। अभी जो मैंने कुछ कन्फ्यूगरेशन लिखी है, इनके पीछे लिखने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है वो हम आपको पहले बताएंगे, मतलब रीजन आपको बाद में बताएंगे। एक दो चीजें यहाँ पे और समझ लो। एक यहाँ पे एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हुंड्स रूल। तो हुंड क्या बोलते हैं कि किसी भी हमारा एक ऑर्बिटल है, जैसे कि कोई भी सबशेल, जैसे कि पी सबशेल है, तो वहाँ पे क्या है तो 3 ऑर्बिटल्स होती है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सारी के सारी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। जैसे कि हम ऑक्सीजन का केस माने,
तो अगर मैं इस p ऑर्बिटल को देखो आपको ड्रॉ करके बताऊं, इसको सिर्फ 2p को, तो आपको पता है कि सॉरी 2p के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूं तो आपको पता है कि जो p होता है सबशेल उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे, इस तरह से 1 2 3 और फिर 4। अब जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, यहाँ पे से 3 ऐसे होंगे। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 4 भी फिल करना है तो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें और एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली रह जाए। तो ये किसका, ये हुंड का रूल है। हुंड बोलते हैं कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएंगे, तो उसको हुंड रूल बोलते हैं। ऐसे एक दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो दोनों का स्पिन ऑपोजिट होगा। जैसे कि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो एक का स्पिन +½ होगा, दूसरे का -½ होगा। इसी को अगर हम अदर वर्ड्स में बोले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, सो वी कैन से दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। जैसे कि अगर इसी की हम बात कर ले, ये वाले पर्टिकुलर केस की, तो जैसे यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना 2p, इसकी हम बात कर लेते, तो अगर हम इसका सारे क्वांटम नंबर लिखे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। l इक्वल टू p है तो 1 हो जाएगा। m इक्वल टू, अगर हम इसी की बात करें तो ये क्या होता है, हमें पता है कि -1 से मतलब -l से +l तक, तो जैसे ये -1 होगा 0 होगा, ये +1 होगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब लास्ट में जो स्पिन क्वांटम नंबर बचेगा, तो जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के लिए अब तक यहाँ तक की तो सारी वैल्यू सेम आएंगी, बट स्पिन अलग हो जाएगा। एक के लिए +½ हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा -½ तो ये क्या हुआ कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने मेक श्योर किया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को सारे के सारे क्वांटम नंबर्स के वैल्यू सेम ना मिल जाए। तो यहाँ तक तीनों वैल्यू सेम है बट चौथी वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, ये सोचा आपको बता दे। हाँ जी, अब यार आया इतनी सारी कहानी सुना दी, आखिर यूज कहाँ आ रहा है इनका। अब यूज आएगा जैसे कि ये सामने आपको जो हमने बना रखा है, तो गाइस ये क्या है, ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन आया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट इज। तो हमें क्या करना है, इनकी करेक्ट इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमें ये करना है कि जो 4 आ गए, हीलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चारों को क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे मतलब ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। ठीक, चल अब देखो जी, बहुत क्लियर सी यहाँ पे बात है कि जो जिनका एक तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होगा या फिर ड्यूप्लेक्स कंप्लीट होगा, वो वहां पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। जैसे अगर हम बात करें यार, देखो हीलियम क्या है 1s2, मतलब यहाँ पे सिर्फ n इक्वल टू 1 है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और वो भी फुल फिल्ड है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसी को लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी तो वो लगेगी हीलियम को। तो ऐसे लिख देते ताकि देखिए आपको अच्छे से। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, हीलियम की, बिकॉज उसमें क्या सिर्फ एक ही सब शेल है और वो सब शेल का एक ही ऑर्बिटल है और वो भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। अब तीनों में इलेक्ट्रॉन देखो कहां जा रहा है, लास्ट जा रहा है 2p में। अब ये 3 केस आ गए हमारे पास में। अगर हम 3 केस में देखेंगे तो जो नाइट्रोजन है इसका p जो है ना हाफ फिल्ड है। देखो जैसे कि अगर हम इसको मैं यहाँ पे p बना लूं तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, हाफ फिल्ड है। अगर इसकी केस में मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ p में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसकी बात करूं ऑक्सीजन की, तो इधर कितने हैं, इधर 4 है, पहले में 2 हैं और फिर सिंगल और सिंगल है। तो अगर इन तीनों में मैं कंपेयर करूं कि सबसे ज्यादा मुझे एनर्जी कहां पे खर्च करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो दैट इज नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड, दोनों में ऐसे ही रहता है। तो हीलियम की बात कौन आएगा, नाइट्रोजन। ओके, अब नाइट्रोजन के बाद हमारे पास कौन कौन बचा, ऑक्सीजन एंड बोरॉन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा यार, ये जो हमारा बोरॉन और ऑक्सीजन है, अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे p में 1 है और इधर 4 है, तो अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि साइज का यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जब भी हम कभी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो अगर मैं
बोरोन और ऑक्सीजन का साइज कंपेयर करूंगा तो ऑक्सीजन इज मच स्मॉलर देन बोरोन। तो दैट मीन्स जो जितना छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो पहले पोजीशन हम ऑक्सीजन को देंगे और सबसे लास्ट में आएगा हमारा बोरोन। तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर 2020 में आया हुआ है। तो आप समझ गए कि ये सबको सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। आपके पास में आएगा यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज निकालने के लिए, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। आपके बाद में सर हाइब्रिडाइजेशन आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती होगी देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई या शेप्स हो गई, तो बहुत सारी चीजें क्या है जो सब कुछ सब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। तो ये चीज अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको काफी आसानी होगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि जब भी कभी हमें एटम से आयन बनाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन आप कहां से बाहर निकालोगे? आप निकालोगे जहां पे मैक्सिमम एन की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम हो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कोई भी डी ब्लॉक का एग्जांपल ले लेते, बट ये ले लेते क्रोमियम, और जो अभी हमने कॉपर का एग्जांपल लिया था ना, तो क्रोमियम वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं। तो लास्ट में देखो क्या आ रहा था, लास्ट में आ रहा था 4s1 एंड 3d5। ये किस में आ रहा था? ये आ रहा था क्रोमियम के केस में। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, डी का मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर अब मुझे क्या करना है, क्रोमियम को क्रोमियम +1 बनाना है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप बोलोगे कि यार इलेक्ट्रॉन बाद में कहाँ फिल हो रहा है? डी में। अगर आप बोलोगे वो इलेक्ट्रॉन, ये देखो अबाव प्रिंसिपल, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होगा फिर 3d में होगा, ये एक्सेप्शनल केस है तो ठीक है हमने मान लिया। बट जब भी कभी इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो n = जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होती है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको क्रोमियम +1 बनाना है तो मैं इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकालूंगा, भले ही डी में बाद में फिल हुए, बट जहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा होती है उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा ईजी होगा। ठीक है, तो भले ही इलेक्ट्रॉन बाद में फिर 3d में हो रहे हैं, बट निकालने के टाइम पे क्या होगा, हम 4s से ही निकालेंगे क्योंकि वहां पे n की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और हम जल्दी ही दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे जहाँ पे और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखो यार, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड आई होप आपको पता हो कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, जो कि 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या कजिन है तो आप उनको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। चलो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।